नमस्कार। जय श्री राम। मैंने बोला था आपको कि ये भाऊ के साथ हम भले 24 घंटे बाद गुरुदेव के साथ शो कर रहे हैं, लेकिन अपडेटेड न्यूज ऐसे ऐसे हैं कि ये शो बिल्कुल आपको नया समझ में आएगा। सबसे एक्सक्लूसिव टुडेज चाणक्य ने अपने रिवाइज्ड एग्जिट पोल दिए हैं, और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल क्यों सही होगा यह भी मैं बता सकता हूं, क्यों सही डायरेक्शन में है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी को 192 प्लस माइनस 11, टीएमसी को 100 सीट प्लस माइनस 11। अब आप पूछेंगे कि भाई अभिषेक जी आप क्यों कॉन्फिडेंट है टुडेज चाणक्य को लेकर के? क्योंकि टुडेज चाणक्य ने ही 2021 के एग्जिट पोल को ऑलमोस्ट 99% प्रिसाइजली प्रोजेक्ट किया था। वहां भी ये कामयाब हुए थे। उस समय 2021 के एग्जिट पोल में इन्होंने बीजेपी को 108 प्लस माइनस 11 दिया था, टीएमसी को 180 प्लस माइनस 11, अदर्स 0 प्लस 3, और लेफ्ट और कांग्रेस 4-4। तो वो 4-4 भी इधर आ गए और इनका थोड़ा बीजेपी का कम हुआ, लेकिन डायरेक्शन सही पकड़ लिया था। बाकी एक्सिस माई इंडिया ने बोला कि भाई सबको बंगाल की आवाज सुनाई पड़ रही है, हमारे लोग जाकर के बातचीत कर रहे हैं तो हमसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो आज हम एक्सिस माई इंडिया वाले एग्जिट पोल नहीं देंगे। गुरुदेव चरण स्पर्श प्रणाम। ये दो नए न्यूज, एक सबसे बड़े धुरंधर ने गदा अपना धनुष रख दिया और बोला कि हम नहीं लड़ेंगे, हम एग्जिट पोल देंगे ही नहीं, और दूसरे धनुर्धारी ने कहा कि भाई हम तीर चलाएंगे और जैसा 2021 में चलाया था यहां भी चलाएंगे, पास फेल जो होगा हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जिट पोल देंगे। जी, यही तो सबसे बड़ा बदलाव है कि वोटर के मन से डर निकल गया है और पोलस्टर डरा हुआ है। हमने 1.5 इसे महीने और पहले बोला था। ये सबसे बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं ना। एक से एक बदलाव आ रही है। बदलाव जो है ना, देखो सुनामी आती है तो सबको लपेट कर ले जाती है। और उसमें हमारे मराठी में जो बड़े संत हो चुके तुकाराम महाराज, उनका एक कहना है कि महापुरे वृक्ष जाती तिथे लवाड़े वाचती। यानी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वो भी जब बाढ़ आती है तो उखाड़े जाते हैं, लेकिन नदी में ही थोड़ा सा घास जैसा एक वनस्पति रहता है, वो झुक जाता है, पानी ऊपर से निकल जाता है, पानी कम होगा खड़ा रहेगा, तो वो होता है। अब ममता झुकने से रही, झुकेगा नहीं साला, तो वो खड़ी रही तो बह जाएगी और क्या होगा। देखो समय जो आता है, आपका भी एक समय था, आपका भी एक समय था, उनका 2011 में दुनिया ने वो देखा है, दुनिया ने वो देखा है। और जिस ढंग से वोटिंग पैटर्न बना है, ये सबको चौंका गया है, समझ में नहीं आ रहा लोगों को। पोलस्टर भी जो है ओपिनियन पोल करने वाले, उनकी भी हालत ऐसी हो गई कि आधार कहाँ का पकड़े। अगर पिछले 2021 का आधार पकड़ेंगे तो उस समय की वोटर लिस्ट है ही नहीं, तो उसमें से जो परसेंटेज आया था उसके आधार पर नहीं जा सकते। अब नहीं हुई है तो उसमें कितने हैं कितने नहीं है वो फाइनल लिस्ट भी आई नहीं है। तो इसलिए सबकी गड़बड़ हो गई है, और इसलिए ये भूल गए कि देखो ये सब आंकड़े वगैरह ठीक होते हैं, मैं मानता हूं कोई गलत नहीं है, लेकिन इंसान का मतलब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता। बंगाल का मतलब 8 करोड़ की जनता ऐसा नहीं होता, हर इंडिविजुअल होता है, वो अपने तरीके से सोचता है। जानवर भी, उसके दिमाग छोटा सा होगा लेकिन जानवर भी सोचता है, ये मत भूलो। वो अपने सब रिसोर्सेस लेके उतर जाता है। और इसलिए जब ये चुनाव में मोदी शाह उतर गए थे तो उन्होंने 1 साल पहले से उसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। ये आखिरी मोमेंट पर आपको दिखाई देता है, शुभेंदु अधिकारी आ गए, अमित शाह आ गए, फिर नवीन नितिन आ गए, और कोई नरेंद्र मोदी आ गए। ये सब बैटिंग करने वाले, पिच बनाने वाले आज भी लोगों के सामने नहीं आए, वो ओझल है।
फिर वो धर्मेंद्र प्रधान हो, यादव हो या आपके सुनील बंसल हो, वो दिखाई नहीं देते, आज भी दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन वो ग्राउंड तैयार करते हैं। और उनको हमारे बैट्समैन कौन कौन है, हमारे बॉलर कौन, उनको कैसी पिच चाहिए, वो पिच बनाई। और जब पिच बनाने का टाइम था तो ममता दीदी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ झगड़ा करने निकल गई, पिच कौन बनाएगा। और उससे भी बड़ी बात और एक ध्यान में रखो कि हम अलग अलग जगहों पर जो घटना होती है ना, उससे थोड़ी तुलना भी करना जरूरी होता है। देखो 4 घंटे में 8 घंटे में पश्चिमी एशिया का युद्ध था, वो खत्म होने वाला था, हुआ खत्म। ट्रम्प बोला था इतने बम मारूंगा, इतनी मिसाइल छोड़ूंगा, क्या हुआ? उसमें गलती से खामेनी मारा गया। अब जब खामेनी मारा जाता है तो कंट्रोल कौन करेगा? आज ईरान में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। बिल्कुल वही बुरी हालत, बिल्कुल वही हालत आज टीएमसी में है। टीएमसी का पूरा खेल चलाने वाले जो थे आईपैक वाले, उनका जो खामेनी था विनेश चंडेल, उसको दंडर डाला है, 10 मई तक वो कस्टडी में रहेगा। तो टीएमसी के जो लड़ाके हैं उनको कहां मिसाइल छोड़ना है नहीं छोड़ना है पता नहीं। डेरेक ओब्रायन अपने तरीके से मिसाइल चला रहा है और कोई अपने तरीके से और कोई कर रहा है। तो वो टारगेटेड अटैक नहीं है बीजेपी पर, और इसलिए बीजेपी का कहीं भी नुकसान होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। नुकसान इनका हो रहा है, और इनका नुकसान होने का कारण एक है कि वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी कुछ भी नहीं हो रहा है टीएमसी के लिए। ये समझना जरूरी है। मिसिंग कौन है? प्रशांत किशोर मिसिंग है, ये सबसे पहली। अब प्रशांत किशोर था नहीं, लेकिन आईपैक तो थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। आईपैक एक एक बूथ पर वोटिंग में कहां धांधली करनी है, यहां से लेकर हर कुछ चीज का प्लानिंग करते थे। लेकिन उन्होंने खामेनी को उठाकर अंदर डाल दिया, तो बोला चलो 20 दिन के लिए सुतक में चले जाओ, घर जाके बैठ जाओ। याद है ना आपको? बिल्कुल। आईपीएफ वालों ने अपने कर्मचारियों को और अपने जो लड़के उनको बोला कि घर जाके बैठ जाओ 10 मई तक, और ममता बोल रही है बाहर कर, नहीं नहीं नहीं, अपना अपना काम करो, हम पगार देंगे। समझे तुम क्या हुआ गड़बड़? बिल्कुल बिल्कुल। तो खामेनी मारा जाएगा, ये ममता ने सोचा नहीं था। ठीक है सर, ठीक है। लगभग आप लोग 2200 लोग लाइव देख रहे हैं, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और गुरुदेव से जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो लोग सुपर चैट या ऐसे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट नहीं लूंगा, प्रश्न लूंगा, जो आपके प्रश्न होंगे। गुरुदेव, आज एक और चीज देखने को मिली, ये एकदम उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है कि स्ट्रांग रूम के भीतर ये टीएमसी वाले धरना देकर के गुरुदेव बैठ गए हैं। ये देखिए, ये कैसे हो गया? ये तो उल्टा हो रहा है। स्ट्रांग रूम, काउंटिंग सेंटर में धांधली, ये तो इनका प्रोफेशन है। ये लोग खुद बैठे हुए धरना देकर के कि नहीं नहीं नहीं, एक भी ईवीएम इधर उधर नहीं जाने देंगे। तो बीजेपी ने तो कभी ऐसा किया नहीं, फिर ये क्यों धरना पे बैठ रहे हैं? नहीं, वो और क्या करेंगे? और क्या करोगे तुम तो बोलो उनको ये काम करो, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? उनके पास आइडिया नहीं है। ममता दीदी ने बोला है देखो इसमें हेराफेरी होगी, जाके उस पर सर्वेलेंस करो, आकर बैठ गए। अब सर्वेलेंस करने का मतलब क्या है पता है? रूम के अंदर तो जो स्ट्रांग रूम है उसके अंदर ईवीएम रखी गई है, और जिस दिन चाहिए कैमरा सामने है। हाँ वो तो है, तो चलने दो उनको, तो करते रहेंगे ना, नाटक तो करता रहना पड़ता है। अच्छा, नाटक है वो करते रहना पड़ता है। तो और उनके पास पॉलिटिकली कोई है नहीं। अब वो कम हो गए तो बोलेंगे भाई केजरी भैया और कोई 200 लोग भेजो, हमको 200 स्ट्रांग रूम पर ध्यान रखना है। तो संजय सिंह वगैरह भी चला जाएंगे, उसमें क्या है? जिनको ड्रामा करना है वो ड्रामा करते रहेंगे। बीजेपी और उनके कार्यकर्ता अगले चुनाव और जो मतगणना के बाद क्या करना है उसके पीछे पड़ गए।
तो ये बिल्कुल समझना जरूरी है कि चुनाव में आप उतरे हो तो चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ना पड़ता है। देखो, क्रिकेट मैच में उतरे हो तो क्रिकेट के तरीके से करो, वहां फुटबॉल नहीं चलती, और फुटबॉल खेलना है तो क्रिकेट के तरीके से खेल नहीं हो सकता। ठीक। तो ये क्या हो गया, डेस्परेशन है ममता दीदी का। आज मुझे पंडित बोल रहा था कि ममता दीदी सुबह सुबह उठकर किसी मंदिर में गई, तो जाना पड़ेगा ना, बिल्कुल जाना पड़ेगा। लेकिन मंदिर में क्यों जाना है? ममता दीदी को तो उससे कोई लेना देना है नहीं, वो तो दुआ भी मांग लेती तो चल जाता काम। वो नैन में सियानी घोष गुरुदेव, वो तो कह रही थी ना कि मेरे नैन में मदीना है और मक्का है दिल में, तो फिर कहां मांगने की जरूरत पड़ रही है? वो तो जरूरी होता है ना। देखो, दवा नहीं काम करती तो दुआ करना पड़ता है, बेचारे करे तो क्या करे, अब हाथ में कुछ बचा नहीं, सब निकल गया, अब सिर्फ काउंटिंग बची है। तो मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर वो चुनाव के नतीजे के बाद भी रिजाइन नहीं हुई तो, किसी ने पूछा मुझे, मैंने बोला आपके लिए तो वो 10 साल रिटायर नहीं होगी, रिजाइन नहीं करेगी, और तब तक नई सरकार नहीं आएगी। आपको निगेटिव सोचना है तो ममता तो कोई भी चमत्कार कर सकती है ना। ये भी ठीक है। आप अगर निगेटिव सोचोगे कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं है। तो अरे 7 तारीख को जिस दिन विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसकी चीफ मिनिस्टरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, उसको रेजिग्नेशन देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम निगेटिव सोचना चाहते हैं कि बीजेपी के लिए भाई कोई अच्छा नहीं होगा, ममता के लिए सब एडवांटेज है। ये बीजेपी वाले अगर सोचते हैं ना तो उनको ममता ही बचाए, बीजेपी वाला अमित शाह वगैरह नहीं बचाएगा। आपको पॉजिटिवली सोचना जरूरी होता है। गुरुदेव, एक बांग्लादेश से भी एग्जिट पोल आया है। बांग्लादेश का संसद भवन में ये कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। 1 मिनट सुनवा देता हूं थोड़ा सा। আমরা এমন একটা রিজিয়নে, আঞ্চলিক একটা অবস্থায়, পৃথিবীর এমন একটা স্থানে আমাদের অবস্থান যেখানে আমরা অনেকগুলো বাস্তবতার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। এই বাংলাদেশে শরণার্থীদের ঢল নামানো হতে পারে সেই ধরনের চক্রান্ত আশেপাশে চলছে। মাননীয় স্পিকার, ये कह रहा है कि अरे बांग्लादेश जो है वो शरणार्थियों का गढ़ बन जाएगा। ये अख्तर हुसैन है, एमपी है, कह रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी बंगाल के अंदर आ जाएगी तो सारे बांग्लादेशियों को इधर उठा के भेज देंगे, रोहिंग्या को भेज देंगे, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे इतना शरणार्थी को। तो ये तो मैं 15-20 दिन से बोल रहा हूं कि नई शुरुआत होगी, नई शुरुआत होगी, और जाने की कोई जरूरत नहीं, घर वापसी करो। या तो तुम्हारा ओरिजिनल घर है उधर जाओ, या तुम्हारे पूर्वजों का घर है उधर वापस आ जाओ, कोई बात नहीं। तो होने वाला है, हर कोई डरा हुआ है। क्योंकि एक बात है कि बंगाल, मैं मानता हूं कि बंगाल आने वाले समय में मध्य एशिया का, साउथ एशिया का इजराइल बनने वाला है। ये आप समझ लो। इजराइल कौन से लोगों ने बसाया? जिन लोग जो यहूदियों पर दुनिया भर अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने एक छोटा सा देश बसाया, और वो आज दुनिया को भारी पड़ रहा है। तो दुनिया भर के सताए हुए हिंदुओं का इजराइल बंगाल में बनने की शुरुआत हो जाएगी। मैं हिंदू राष्ट्र बोल रहा हूँ, मजाक कह दे रहे लोग, हंसे और तालियां बजाए, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं कुछ हिस्ट्री होते हुए देख रहा हूं। बंगाल से ही रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद निकले, बंगाल से ही खुदीराम बोस, सुभाष बाबू निकले, ये मत भूलो। तो ये नई शुरुआत है, ये नई शुरुआत है। यहां से आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है, हम उसकी शुरुआत देख रहे हैं। अब जो न्यूज था सर, ये पूरा बदहवासी में बदल गया। बहुत सारे टीएमसी के लोग आ रहे हैं, और अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये लोग सब लूटने के लिए आ रहे हैं। मीडिया के अनुसार टीएमसी एक पुराना वीडियो जारी करके अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कोलकाता में ईवीएम रूम के बाहर हंगामा करवाया है, और ये तो गजब बदहवासी स्थिति हो गई।
नहीं नहीं, वो करे ना, उनको वो करना चाहिए। एक ध्यान में रखो, एक ध्यान में रखो कि अगर वो भी नहीं करे तो वो करे तो क्या करे, निकल जाए बंगाल से। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? जो हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं, वो आखिरी कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो करेंगे ना। वो भी ना करे। जैसे मुझे याद है मोदी जी के बारे में किसी ने बोला था, तो मोदी जी बोले गाली, अरे बोले गाली नहीं दे, किसी इंटरव्यू टीवी का था, तो बोले अब गाली भी ना दे तो बेचारे करे क्या? चुनाव तो जीत नहीं सकते, चुनाव लड़ नहीं सकते, अब गाली भी नहीं दे तो करे क्या? ये मोदी जी ने पूछा, उनको गाली देने वालों के डिफेंस में कहा। तो ये जो कुछ टीएमसी वाले कर रहे तो उनको करना पड़ेगा। आखिरी चांस है उनको कुछ गड़बड़ करने का। अब पीटे जाएंगे तो भाग जाएंगे, तो चलता रहता है, ये सब चलता रहता है। गुरुजी, आपका वोट शेयर को लेकर के क्या कहना है कि टुडेज चाणक्य ये कह रहा है, अच्छा +-3% का एरर भी इसने दिया है। ये बोल रहा है कि बीजेपी 48% वोट शेयर आएगा, +-3%, यानी +3% गया तो 51% भी हो सकता है, जो आप 3 महीने से बोल रहे हैं। बिल्कुल, और टीएम 38% मैं 3 महीने से नहीं, मैं 51% वोटिंग के बाद बोल रहा हूं, जो एकदम सर्ज हुआ है वोटिंग में। 23 के बाद मैंने ये आंकड़ा निकाला है कि बीजेपी बंगाल में 50% से ज्यादा वोटिंग में जाएगी। ये मैं 23 के बाद बोल रहा हूं। तो क्या बंगाल का आपके अनुसार ऐसा रिजल्ट आता है तो उसके बाद देश की राजनीति में क्या आप देखते हैं? ये जो टीएमसी है, अभिषेक बनर्जी को छोड़ करके ममता बनर्जी नेशनल पॉलिटिक्स में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के तो सारे अलायंस पार्टनर इस बार टीएमसी के लिए प्रचार किया, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तो यहां हार जाएगी तो क्या राहुल गांधी के लिए एक और खतरा उत्पन्न होगा? नहीं, देखो 10-12 टीमें वर्ल्ड कप में उतरती है, 10 टीमें इकट्ठा होकर बोले कि हमको वर्ल्ड कप विनर डिक्लेयर करो, तो नहीं होता है। बोर्ड की एग्जाम में जो कुछ 10-12 मेरिट लिस्ट में आते हैं उनको छोड़कर बाकी के इकट्ठा होकर बोल नहीं सकते कि हमको मेरिट होल्डर डिक्लेयर करो। तो ठीक है, वो और क्या करेंगे बेचारे, वो कुछ भी कर सकते हैं ना, सर्वाइवल का मामला है। और उनको देखो, एक बात आप समझ लो कि ये मुस्लिम वोट बैंक की आखिरी ब्रांच खत्म होने वाली है। बंगाल के साथ मुस्लिम वोट बैंक की आखिरी ब्रांच खत्म होगी, और ये जो सेक्युलरिज्म को फाइनेंस करती थी, तो ये सेक्युलरिज्म की आखिरत की शुरुआत है। इसके बाद मुस्लिम मतलब सेक्युलर और सेक्युलर मतलब जिहाद वगैरह जो कुछ है ना, वो खत्म हो जाएगा। ये सेक्युलरिज्म की अंत की शुरुआत है। हम मुस्लिम वगैरह करके देखें, यह गलत है। हमको उसको उसी तरीके से देखना चाहिए जो वास्तविकता है, कि जिस ढंग से बंगाल खड़ा हुआ है तो उसका परिणाम देखो। मैं आपको याद होगा तो मैं बार बार, जब बांग्लादेश में हिंसा हुई थी अगस्त 2024, उसके बाद बार बोल रहा था, सिलीगुड़ी में यहाँ की जो रिएक्शन बांग्लादेश के बाद आई है, उसकी रिएक्शन हिमाचल में आई, हिमाचल की दिल्ली में आई, मुंबई में, सॉरी गुजरात में आई, कर्नाटक में आई। तब मैं बोला था कि हरियाणा बदल जाएगा, जो कुछ बाकी बोले। मैं डट कर बैठा था कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी। आई, कटोगे तो कटोगे निकला। महाराष्ट्र में चमत्कार हुआ, दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल से उसका हुंकार हो जाएगा। ये सेक्युलरिज्म का अंत और हिंदुत्व का हुंकार होगा बंगाल की जीत का मतलब। तो जो मरने वाला होता है, देखो राक्षस मरता है ना तो वो और गड़गड़ाहट करता है, तो ये सब करेंगे ना। नहीं गुरुजी, मैंने एक शो स्पेशली इस पे किया था कि ये चौथा किला होगा जहां मुस्लिम वोट का वर्चस्व टूटेगा, बिहार, बंगाल, यूपी उसमें और असम। तो गुरुजी
आप पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से अपने अलग अलग चैनल पर बोलते आ रहे हैं कि श्योर है बीजेपी इतना जीतेगी। जब पूरा देश कंफ्यूज था तो आप गुरुदेव श्योर कैसे थे, और अभी भी आप इतने श्योर कैसे हैं, जबकि हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, बंगाल की जनता ने वोट कर दिया और आधा भारत डरा हुआ है, क्यों? नहीं, डरने का कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारे ही शो में तुमने कहीं एक कहानी सुनाई थी जी, पुनर्मुशको भव, ऐसा कुछ याद है आपको? जी 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 गुरु जी, तो डरे रहे। हाँ, अच्छा, पुनः तो मुश्किल बाहर हुआ से देखो, हिम्मत जो है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं होती, बाहर से इंपोर्ट नहीं होती, वो अंदर से ही जनरेट होनी पड़ती थी। मैं सुबह की बात है, मैं किसी से बोल रहा था फोन पर, हमारे पुराने दोस्त से, मैंने बोला 40 साल में 50 साल में हम देख रहे हैं दुनिया, पिछले 10, उसने मुझे पूछा था तुम बोलता है तो मोदी के समय में क्या बदला है, तो बोलते बोलते मेरे दिमाग में एकदम आइडिया आ गई। मैंने बोला हम इंपोर्टेड शब्द भूल गए ना। हाँ, 20-25 साल पहले अगर कोई क्वालिटी चीज है तो हम क्या बोलते थे, इंपोर्टेड है। रेडियो हो, लाउड स्पीकर हो, टीवी हो, या कोई वॉशिंग मशीन हो, फ्रीज हो, ये इंपोर्टेड है। आजकल पिछले 10 साल में तुमने कहीं बड़े अभिमान से कोई बोल रहा है ये तो इंपोर्टेड है, ये कार इंपोर्टेड है, कभी सुना है 10 साल अभी में? तो इंपोर्टेड बोलने पे बोलेगा हट, इंडियन ब्रांड तुझे नहीं मिला। तो ये जो बदलाव है, ये जो बदलाव है वो महसूस करने की चीज होती है, ये महसूस करने की चीज होती है। अभी भी डरे हुए, कश्मीरी पंडित भी डरे हुए, कुछ जा रहे हैं वापस, लेकिन हुर्रियत ये शब्द गायब हो गया। हुर्रियत ये जनरल कोर्स में हुर्रियत ये शब्द हम देखते नहीं, सुनते नहीं है। तो कितना बदलाव आ गया। बदलाव तो जेएनयू में जो तमाशे होते थे बंद हो गए, एक दिन में नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता होता है। हाँ, लेकिन एक बात है, वो पुनर्मुशको भव आपकी कहानी जो कही थी वो बात इंपॉर्टेंट है। जिनको डरना है उसको किसी ने डराने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी छाया से भी डरते। जिनको भूत देखना है वो देखेंगे जरूर, क्योंकि उनको देखना है। तो मैं अगर देख रहा हूं तो मुझे भी दिखाई देता है कुछ हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे। कोई एक मजदूर हम लाते हैं और वो पेड़ तो काटना शुरू कर देता है, कुल्हाड़ी पर कुल्हाड़ी के आघात करता रहता है। तो एक आघात से क्या होगा, 3 आघात से क्या होगा, ऐसे बोलते रहोगे तो तब तक तो आप पूछते रहो, पेड़ निकाल कर तोड़कर आगे का पेड़ तोड़ने लगता है। लेकिन बोलने वाला तो अपनी जगह खड़ा रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तो डरे हुए होना ये आपकी गलती है, परिस्थिति की या माहौल की गलती नहीं। आपको उस डर से निकलना पड़ेगा। आपको अगर आज ममता डरी हुई है, मंदिर में गई का मतलब क्या है? ममता डरी हुई है। मैं कभी किसी मंदिर में नहीं जाता, मुझे जाने की जरूरत नहीं। मैं मानता हूं कि अगर मेरे में ईश्वर का अंश है और मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है? ना मुझे देव से डरना है, ना मुझे दानव से डरना है। यही तो फलित होता है जी गुरु जी। मनुष्य क्या जीवन का फलित वो होता है। अब किसी से डरने की आपको जरूरत नहीं है, खड़े रहो, लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं और बदलाव आपके समझ में आता है। ठीक हो रहा है। ठीक। दर्शकों, चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी कर दिए कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 3,07,77,000 मतदाता इस चरण में मतदान के लिए पात्र थे और 1,84,99,000 पुरुष मतदाता, और ये सेकेंड फेज में हुए। इसका 91% वोटिंग हुआ है, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। अब चुनाव आयोग ने एक और बात कही है कि काउंटिंग सेंटर में भी बंगाल पुलिस के लोग नहीं रहेंगे और बंगाल के पदाधिकारी और ये लोग भी, निर्वाचन आयोग जो हेल्प लेता है स्टेट के कर्मचारियों की, वो भी उसके जगह पर सेंट्रल फोर्सेस के निगरानी में ही होगा।
क्या इस कारण भी एक ईवीएम स्ट्रांग रूम के आसपास ये सब करने का प्रयास हो रहा है, वो हम देखेंगे आने वाले समय में। गुरुदेव, आखिरी प्रश्न, इसके बाद हम दर्शकों का प्रश्न ले लेंगे। पूरे पश्चिम बंगाल में बहुत सेकेंड फेज में ये रहा, लेकिन आपके फेवरेट जिसका आप देखते हैं न्यूज 24, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी किसी कीमत पर 100 पार नहीं करेगी, और राजीव तो रंजन ने। इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो बोले। मुझे याद आता है 74 में मुंबई में एक उपचुनाव था, और हम जिस पेपर में काम करते थे वहां बैठे थे। वहां एक जाने माने भविष्यवेत्ता आए थे, जाने बहुत बड़े बड़े लोग उनकी सलाह लेते थे उस वक्त। अब वो जिंदा नहीं है, तो हम लोग मानते थे कि इनकी भविष्यवाणी गलत हो जाती है। तो हमारे जो चीफ रिपोर्टर थे, उन्होंने अचानक उनको पूछा, वो ऐसे चले जा रहे थे, और पूछा कि क्या होगा चुनाव में, और वो मुड़कर जवाब देने ही वाले थे। तो ये पूछने वाला बोला, हाँ अभिषेक जीतेगा बोलो। हाँ, मतलब क्या है कि अभिषेक हारना चाहिए, ये हमारी इच्छा है, तो आप अभिषेक जीतेगा बोलो। तो जब राजीव रंजन ये बात बोल रहा है, हाँ, योगेंद्र यादव बोल रहा है, हाँ, नहीं, रवीश कुमार बोल रहे हैं, आस्था खानम शेरवानी बोल रही है, ये सब लोग बोल रहे हैं, और एक एग्जिट पोल आया भी है, ऐसा नहीं गुरुजी, मैं वो भी दर्शकों को दिखाऊंगा, मैंने बुकमार्क स्पेशली उनके लिए किया है, वो महान व्यक्ति। टीएमसी उसका एग्जिट पोल शेयर कर रहा है, उसने टीएमसी को 222 सीट फिर से दिया है। वो मैंने आज तक उस एग्जिट पोल वाले का नाम नहीं सुना है, ये कोई द इंजीनियमस करके नाम है उसका, उसने टीएमसी को 200, मैंने आज पहली बार ही नाम सुना है जो ये लोग शेयर कर रहे हैं तब, कि फाइनल आंकड़ा टीएमसी 48% वोट शेयर, बीजेपी का ऑल टाइम लो वोट शेयर हो गया, बीजेपी 71, लेफ्ट को भी 1, और कांग्रेस को इसने भी 0 दिया है। कांग्रेस वाला मुझे लगता है कि इसका प्रेडिक्शन सही हो जाएगा, नहीं वो भी गलत होगा, कांग्रेस 2 सीट गारंटी जीतेगी, लेफ्ट वाला हो सकता है। तो ये लोग पूरा टीएमसी वाले इसको शेयर करके माहौल बना रहे हैं। तो बनाओ, जोर शोर से बनाओ, शायद लोकसभा में वोटिंग के लिए काम आएगा, क्योंकि अभी तो वोटिंग हो चुकी है, अब माहौल बनाने से क्या फायदा है? हाँ? ये भी भविष्यवाणी ठीक है गुरुदेव। तिवारी जी, फिर आपने 162, अरे तुम या कौन बोल रहा था कि यही राजीव रंजन हरियाणा के भी समय भी यही बोल रहा था? मैंने बोला था वो सर, तो इससे ज्यादा भविष्यवाणी क्या चाहिए? राजीव रंजन 11:30 बज गए, सभी चैनल दिखा रहे हैं कि बीजेपी 48 पे पहुंच गई, तब भी वो बोल रहा है मैं आया हूं हरियाणा घूम के आऊं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं, किसी कीमत पे नहीं मान सकता कि वो कांग्रेस हारेगी, कांग्रेस 60 सीट लेके आएगी, आप लोग देखना चुनाव पलटेगा। तो मानक गुप्ता ने पूछ लिया, अरे भाई 11:30 हो गया, अब कब पलटेगा? तो बोला पलटेगा, हम जानते हैं पलटेगा। 1 बजे जब उससे पूछा आप मानते हैं कि पलटेगा कि नहीं, तो बोला आधे घंटे और रुक जाओ, उसके बाद देखेंगे। मतलब 1 बजे भी वो नहीं मान रहा था। नहीं, वो होता है, देखो क्या होता है मालूम है, एक जो मूर्ख होता है उसको लगता है कि मैंने एक बढ़िया चुटकुला कहीं बताया था कि जो आलसी लोग पड़े हैं, बेर के पेड़ के नीचे पड़े हैं, नहीं, दो बहुत शराबी थे, बहुत शराब पी थी, तो एक दूसरे को बोल रहा है यार अभी ये करके तंग आ चुका हूं, मैंने सोचा है पृथ्वी खरीद लूं मैं। दूसरा बोलता है बिल्कुल पॉसिबल नहीं, तो बोला क्यों? मुझे बेचनी नहीं है। तो ऐसे लोग उस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको एंजॉय करो, उन पर चर्चा क्यों कर रहे हो? उनको एंजॉय करो। जब राजीव रंजन घूमता है, अगर कोई उसको बोलता है नहीं मोदी, बस हमको मोदी है, जय श्री राम, वो ज्यादा बात नहीं करता, निकल जाता है। हाँ, ये देखो, ये देखता हूं, तो उसकी मानसिकता, उसका बायस सामने साफ दिखाई देता है, तो उस पर चर्चा करने से क्या मतलब है? बात सही है। दर्शक प्रश्न पूछे, फिर आपने 162 क्यों दिया? दूध का जला हुआ छाछ फूक के पीता है। भाऊ गुरुदेव ने तो पहले 50% बोल दिया, तो मैंने पहले भी बोला था भाई 150 के ऊपर सारा नंबर मेरा, मैं सीट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि
इतना हैवी अंडर करंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहां जाके रुकेगा। तो क्या प्रेडिक्शन दे जब बंगाल की जनता सब इशारों में बोल रही है? तो ठीक नहीं नहीं, अंडर करंट नहीं है, ये वंडर करंट है। इसकी तार नहीं होती, शॉक लगता है। तो ढूंढने से भी मिलेगी। तो जब आपने बोल दिया कि शॉक लगता है, तो ये शॉक मतलब सिर्फ ममता के टीम को लगेगा, मतलब ये राहुल को भी लगेगा? नहीं, राहुल वगैरह शॉक के परे है। अच्छा, उनको आग नहीं लगती, वो फ्रीज नहीं होते, उनको ठंड नहीं लगती। आपने देखा नहीं, वो कहीं जाके डुबकी मारते हैं, कहीं पहाड़ चढ़ने लगते हैं, कहीं वो पुशअप करने लगते हैं। वो अजीब है। उनकी बात करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। मैं जितना राहुल को समझने की कोशिश करता हूं, मेरा दिमाग घूम जाता है, तो मैं डर के पीछे हट जाता हूं कि बचा कुचा दिमाग है, वो सेफ रहना चाहिए। ये कमाल है ना गुरुजी, आप मोदी जी को फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी को आप नहीं समझ पाते हैं। ये वायरल करना दोस्तों शॉर्ट्स। सबसे अनुभवी पत्रकार भाऊ तोरसेकर सर ने कहा है इस चैनल पे कि वो राहुल गांधी को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि नहीं समझना चाहते हैं। नहीं, चाहते तो है, लेकिन देखो, समझ भी किसी आधार पर होती है। समझ भी किसी आधार पर होती है। अब राहुल गांधी खुद को नहीं समझ पाते तो मैं कौन हूं यार? आप बताओ, राहुल गांधी जो बोलते हैं, आपको पता चलता है कि वो खुद को नहीं समझ रहे। अचानक बोल गए मैं कौन हूं? मैं हूं ही नहीं। हाँ, वो राहुल गांधी मर गया, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था, पार्लियामेंट में बोला था ना। आप जो समझते हो वो मैं हूं नहीं, तो अभी खुद को ढूंढ रहे, सत्य की खोज में बुद्ध बन के लौटेंगे। आर यू श्योर दैट वुमेन वोटर्स वोटेड फॉर वुमेन सेफ्टी, नॉट फॉर लक्ष्मी भंडार? पैचेज में है, ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी भंडार के नाम पर बिल्कुल वोट नहीं पड़ा है, लेकिन वुमेन सेफ्टी इस बार बहुत बड़ा मुद्दा था। हमने ग्राउंड पर देखा। देखिए, हो सकता है कि अभिषेक तिवारी पूरी तरह से फेल हो जाए, हो सकता है मैं बंगाल को ना पढ़ पाऊं, और ये तीसरी बार हो, लेकिन जो हमने देखा है वो आपके सामने प्रस्तुत किया है। कोई मिक्स अपनी तरफ से मिलावट नहीं की है, बस इतना ही कहूंगा। लेकिन मैं बिल्कुल इस बार श्योर हूं कि भाई कहानी पैक हो गई है, टीएमसी हार रही है, बीजेपी सरकार बना। Some voters saying that they will not vote for BJP as BJP as some relatives ने cut SIR. Do you feel that will go against BJP? देखिए, मैं आपको सबसे अच्छा मथुआ समाज का एक बात बताता हूं। हमारी अभिलाषा गई हुई थी, अभिलाषा पासवान नदिया में, तब नदिया डिस्ट्रिक्ट में गई थी, वहां सबसे अधिक मथुआ के कटे हैं। उसका कहना है कि कटे होने के बाद भी वोट कट गया है, फिर भी ट्रस्ट उनको है कि मोदी सरकार आएगी तो सबका नाम जुड़ जाएगा, सबको नागरिकता मिल जाएगी, और 100 में से 90 मथुआ बीजेपी के साथ खड़े हैं, और ये तब है जब टीएमसी का कैंडिडेट भी मथुआ समाज से। नहीं, देखो, ऐसी बातें फैलाई जाती है आपके मन में शक पैदा करने के लिए, और मुझे मालूम है, मैं इसमें माहिर हूं। हम जब यंग थे तो हमारी शादी नई नई हुई थी, तो बस से या ट्रेन से जाते तो मैं बीवी को बताता था, देख अब सामने ये नया जोड़ा आकर बैठा है ना, पता चलता है इनकी शादी तो नहीं हुई है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन डरते भी है कोई पहचान ना ले। तो मैं इस नजर से वो लड़के और लड़की को सिर्फ देखता था, और जो तरह से ऐसी एक्शन करता था ना कि उनके मन में शक पैदा हो जाता था, साला ये इसको पहचानता, मुझे पहचानता है, ये साला घर में जाकर बोलेगा। तो ये शक पैदा करने के लिए है, तो ये होगा। और बिल्कुल देखो, जिनको बीजेपी हारने वाली है इस पर भरोसा है, वो आज ही मान ले कि बीजेपी हार गई है। ममता तो 250 पौने 300 सीट पर आई, मान लो, कोई फर्क पड़ता है? अभी तो गणना हुई नहीं है ना। ये मानने की बात होती है जब तक आपके सामने रिजल्ट नहीं होता। तो मेरा जो कन्विक्शन है, वो अगर मुझे बता रहा है तो मुझे उसका खुलासा देने की जरूरत नहीं, मुझे लगा है। आपको याद होगा 2023 में भी जब मैं छत्तीसगढ़ के बारे में अकेला मैं था ना, मैंने वीडियो बनाया था कि छत्तीसगढ़ चौंकाएगा।
तो मैंने फोन वहां करके के आपको एक बधाई इंसान ने करवा मुझे कन्विंस बोला। किया था, उसने हाँ। मुझे कन्विंस किया था, और जब मैं कन्विंस होता तो मैं हटता नहीं। ठीक है, उसके साथ मैं भी गलत साबित हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं कन्विंस हुआ था। जब मैं आज बोल रहा हूं तो मैं कन्विंस हूं जिस पर मैं बोल रहा हूं। वो किसको क्या लगे, वो कितना एजेंडा है, उससे मुझे मतलब नहीं। ठीक है। बंगाल में इस बार भाजपा पिछली संख्या में ममता की संख्या में और ममता बीजेपी की संख्या में आएगी। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है, कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन, क्या गारंटी है कि टीएमसी का कैडर बीजेपी नहीं आएगा? क्या गारंटी है कि टीएमसी का कैडर बीजेपी में नहीं आएगा? नहीं, हम कौन होते हैं गारंटी लेने वाले मेरे भाई? ये आप अलग ही क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं। ये गारंटी हम दूर की बात है, अभी की बात नहीं। हाँ, जब तक वो चुनाव नहीं जीते तब तक उनको आने की क्या जरूरत है? तब तो उनको जो सवाल पूछने वाले हैं, उनका जो पोता है वो किस लड़की से शादी करने वाला है, उसकी कोई गारंटी है क्या? पूछो तो पता चलेगा कि उनके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। बंगाल में रीपोल होगा क्या? हाँ, ऑलरेडी 35 बूथों पर तो रीपोल की बात कह दी। 2 मई को ही रीपोल है, तो रीपोल तो होगा ही, जहां जहां वो टेप वेप लगा था वो तो हो रहा है। अगर बंगाल को बचाना है तो वेस्ट बंगाल पुलिस और कलकत्ता पुलिस को डिसबैंड करना होगा, बीजेपी गवर्नमेंट और सेंट्रल पुलिस लगाना होगा अगले 5 साल। आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस वाले बेस्ट होते हैं। जैसे बीजेपी की सरकार हो जाएगी तो बीजेपी के हो जाएंगे, नहीं टीएमसी नहीं, की ये तो होगी। कल शुरू हो गया। ममता हाँ ने एक वीडियो दिखाया आज मीडिया को, जहां जी। बंगाल की पुलिस ही टीएमसी के गुंडों को पीट रही है। ये कल एग्जिट पोल आने के बाद बंगाल पुलिस में बदलाव शुरू हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मथुआ कमेटी वाला तो मैंने क्वेश्चन ले लिया, चलिए ठीक है। और कमेंट पेड है 1-2। बहुत लंबा बात। हाँ, लंबा नहीं नहीं गुरुजी, लंबा नहीं करेंगे। क्या भाऊ को लगता है कि हमारे सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम को दिल्ली में बड़ा पद मिल सकता है 2027 चुनाव के बाद? अरे अभी इन सब प्रश्नों का कोई मतलब नहीं ये है, ये बहुत एकदम दूर की बात होती है, दूर की बात होती है। देखो, मोदी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ये किसने सोचा था क्या? गुरुजी ये क्वेश्चन ले लीजिएगा कि क्या संभव है इसके बाद बीजेपी का नंबर 272 हो जाए क्या, बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद? हाँ, वो हो सकता है। मुझे लगता है टीएमसी, अगर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतती है तो टीएमसी टूटेगी। अगला सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट अगर होगा तो टीएमसी के एमपी टूटेंगे। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। मैं एक्सपेक्टेशन है बोल रहा हूं, ये समझ लो। तो आज के संस्करण में दोस्तों इतना ही। गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर का दोनों चैनल, प्रतिपक्ष और प्रतिवाद, दोनों को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वहां भी एक्सप्लेन होता रहता है, और अभिषेक तिवारी शो पर तो आते ही रहते हैं, तो अभिषेक तिवारी शो को भी प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।